हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 के बारे में, दैट मीन्स लेसन 6। और इसमें देखना है हमें लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो अभी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही थी, इसमें हम अपने लोकतंत्र के बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जान चुके हैं और अपनी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हम डेवलप कर चुके हैं, राइट। सो अब इसमें हम इसकी अगले कड़ी में बात करने वाले हैं अधिकार के बारे में। आप सभी को पता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और बिल्कुल जिसको पता नहीं रहा होगा, बिल्कुल जो भी रेगुलर देख रहे होंगे उनको अब पता चल गया होगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र होने की परिभाषा क्या होती है, इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब इसमें आपको पता है कि कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, हर एक लोकतांत्रिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और गैर लोकतांत्रिक कंट्रियां भी हैं, उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन उनमें कहीं न कहीं तानाशाह वाली भावना रहती है कि मानना है तो मानेंगे, वो जो मन करेगा। मतलब उनका ये है कि हर समय बदलता रहता है। ठीक है, हमारे में क्या है, संशोधन हम कर सकते हैं, वो भी संशोधन करने की भी प्रक्रिया हम देख चुके हैं। कोई भी अमेंडमेंट लाया जाता है या कोई भी एक्ट पारित किया जाता है, कितनी लंबी उसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें अब हम अधिकारों के बारे में आज अपने जानेंगे और बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही और हमारी रियल लाइफ में या निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी होती है और मुझे नहीं लगता कि जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उनको ही सुनना चाहिए, जो नहीं मतलब जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है वो भी सुन लेते हैं यदि, तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे अधिकार क्या-क्या है ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब यदि हम बात करें कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या-क्या है, तो इसमें बताया गया है कि पिछले 2 अध्यायों में हमने क्या किया है कि लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर ली है। ठीक है, और आई होप कि आप सभी को वो चीज़ें सारी समझ में भी आई होगी कि वैश्विक लोकतंत्र भी हमने देखा, अपने देश का भी लोकतंत्र हम देख चुके हैं। और उसके बाद है कि अध्याय 4 में हमने देखा कि किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में हम चुनावी राजनीति के बारे में भी पढ़े हैं कि किस तरीके से निष्पक्ष ढंग से या लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं तो उसका रीजन क्या होता है। और आई होप कि अब यहाँ पे मुझे वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग यदि रेगुलर ले रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि अध्याय 5 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हैं, राइट। हमने कार्यपालिका देखा, विधायिका देखा, न्यायपालिका देखा। तो ये जो संस्थाएं होती हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से वहाँ पे वर्क करता है, कैसे उनमें डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर। वो चीज़ें हम अध्याय 5 में अभी जस्ट ही कंप्लीट करके उसको आ रहे हैं, तो उसको देखें। और उसके बाद है कि ये तत्व तो जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं दो का होना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यानी कि चुनाव हो जाता है और वहाँ पे हमने देखा कि कुछ संस्थाओं के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, तो ये दोनों ही पर्याप्त नहीं है, अभी और भी लोकतंत्र में आना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है और वो कौन है, अधिकारों का उपयोग। ठीक है, यानी कि चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ अब तीसरा तत्व कौन आ रहा, लोकतंत्र के लिए, तो इसमें आ रहा अधिकारों का उपयोग। और इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है और बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूरी मतलब यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्षण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। और उसके बाद है कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे लक्ष्मण रेखा है, तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद है कि नागरिकों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, तो अधिकारी इन लक्ष्मण रेखाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो किनका उल्लंघन नहीं करना है, तो उनका निर्माण यदि जब हमें अधिकार मिलते हैं तभी हो पाता है। ठीक है, और उसके बाद है कि इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे और अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा।
इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात करते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग को पूरी एनसीईआरटी ही वास्तविक जीवन में पूरा मतलब यदि बात करें तो पूरी पॉलिटी ही हमारी एक घर में सिमट के रह गई है, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं हम लोग अपने आसपास के अपने घर के ही लिए हैं, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और हमें चीज़ें अपनी समझ बढ़ानी है पढ़ के, ठीक है, उसको रटना नहीं है। तो यदि एक बार समझ में आ जाता है तो फिर वो कभी भूलने वाला नहीं है। इसलिए अब इसमें भी बताया जा रहा है कि हम कुछ क्या करेंगे, कुछ वास्तविक घटनाएं लेंगे, यानी रियल लाइफ की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। और इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। जब हम रियल लाइफ की बात करेंगे तो इससे हम ये जानेंगे कि अधिकार क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी देखा, संसद देखा, तो संसद क्यों, लोकतांत्रिक चुनाव की बात की क्यों, तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि है तो क्यों है, अधिकार हमें मिलने चाहिए बट क्यों, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद है कि पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा, ठीक है। आखिर में क्या होता है कि हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई है, यानी कि हम जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनका वर्णन किया गया है। तो उनको हम क्या करेंगे, इसमें देखने वाले हैं, सारे के सारे डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपको यदि पता हो तो हम लोग पहले भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये था कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके नेम है, लेकिन उसके डिटेल में अभी तक हम गए नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें अब देखेंगे कि अधिकार को जो पालन करवाता है कौन देता है, उसका संरक्षण कौन करता है, तो वो चीज़ें हम लोग इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन इसको कंप्लीट यानी कि इसको आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे यदि हम बात करें तो कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको नोट कर लें पहले, ताकि जो चीज़ें हमारे बीच बीच में आती जाती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, तो इसको नोट करने से क्या होता है कि हम समझ जाते हैं इजीली कि हाँ क्या बात की जा रही है, ठीक है। तो यदि इसमें बात करें, आप लोग अपनी नोट्स और पेन अपने साथ रखिए और मीन्स निकाल लीजिए, उठा लीजिए और उसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें अब यदि हम बात करते हैं प्रतिज्ञा पत्र, जो पहला वर्ड आता है प्रतिज्ञा पत्र आता है, ठीक है। तो प्रतिज्ञा पत्र का मतलब क्या होता है कि नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी हमारा प्रतिज्ञा पत्र होता है, शपथ पत्र होता है, इसमें क्या होता है कि नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का, यानी कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है, जो भी हमारे सिद्धांत है, एक लोकतांत्रिक देश के जो भी सिद्धांत है, जिस पद पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे क्या होगा कि नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा, ठीक है। और ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है, यानी कि जब हम प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत करते हैं तो उसमें जो चीज़ें लिखी रहती हैं तो ये माना जाता है कि इनको हम बखूबी पालन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है दूसरा वर्ड दावा। और दावा की यदि हम बात करते हैं तो सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग, ठीक है। यानी कि जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, और उसके बाद क्या है, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग, यानी कि इसमें क्या हो गया कि सभी नागरिक, समाज या सरकार से क्या होगा, समाज से भी और सरकार से भी, किसी नागरिक द्वारा, यानी कि कोई भी नागरिक है, हम हो आप हो, जो भी देश के नागरिक हैं, यहाँ पे क्या होगा कि सरकार द्वारा क्या करेंगे हम कि कानूनी या नैतिक अधिकार की मांग कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। दावा का मतलब क्या हो गया कि हम अपने अधिकारों की मांग बहुत ही एकदम से
क्लियरली यदि हम बात करें पूरे सिद्धांत से अपना के उसको मांग सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हमको दबाव नहीं डालेगा कि आप इसको नहीं मांग सकते हो या आपको नहीं दिया जाएगा। ये हमारा हक है और हम इसे दावे के साथ मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ दावा का मीनिंग। और उसके बाद आता है दलित। दलित की यदि हम बात करते हैं तो ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी व्यक्ति मतलब जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें क्या बात की गई, जो दलित होते हैं, राइट। तो इसमें होता है कि ऐसी जाति में व्यक्ति कोई ऐसा जन्मा है। आपको पता है कि हमारा जो देश है इसमें क्या है, एक तो धर्म है, राइट, हिंदू मुस्लिम। देन हिंदू मुस्लिम में भी उसके अंदर भी कई सारी जातियां हैं। जैसे हिंदू में बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। उसके बाद भी उसके अंदर भी ब्राह्मण में कई तरह के ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय में कई तरह के क्षत्रिय होते हैं। यानी कि जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति। और इसमें क्या होता है कि लोगों को बहुत ही कुछ लोगों को यानी कि कुछ ऐसी जातियां मानी जाती हैं जहाँ की उन्हें बहुत ही हीन समझा जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में ही जब अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट किए थे, उसमें हम बात कर रहे थे कि जो दलित वर्ग है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब यदि एक कुम्हार का बच्चा है वो सिर्फ वही काम कर सकता है, उसको और भी यानी कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, उनके सबके अलग अलग क्राइटेरिया थे, अलग अलग काम थे। और कोई दूसरा काम करना भी चाहे तो मजबूरी थी, वो नहीं कर सकता था, गांव में घुसने नहीं दिया जाता था। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं समझते हैं। यानी कि एक ब्राह्मण व्यक्ति एक दलित व्यक्ति को छूने लायक बिल्कुल नहीं समझता है, या तो और भी मतलब वो अपने अपने में ही बटे रहते हैं। और वो बिल्कुल मतलब यदि वो घर में आ जाए तो पता नहीं गंगा जल से उस पूरे घर को पवित्र किया जाता है, ठीक है। और दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एसटी जो हम पढ़ते हैं, इन जो वर्ड है इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, दलितों के लिए किया जाता है, राइट। तो दलित का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड जातीय समूह। जातीय समूह का मतलब होता है कि मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों, ठीक है। यानी कि जातीय समूह का मतलब क्या हो गया कि मानव जाति का ऐसा समूह, यानी कि एक यदि हम बात करें तो ऐसा समूह होता है जिसमें क्या होता है कि लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। यानी कि जातीय समूह का मतलब जो अभी हमने बात की कि हिंदू, यानी कि हिंदू में भी फिर अपनी अपनी वो बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, किस तरीके से अपनी समितियां बनाते हैं, अपना संगठन बनाते हैं कि ये मतलब अपना अपना वर्ग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे यदि आप लोगों को गांव से हैं या शहर से भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि किस तरह की चीज़ें होती हैं ये जाति धर्म को लेकर, ठीक है। और उसके बाद है सम्मन। सम्मन का मतलब है कि अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए कहा गया हो, ठीक है। यानी कि सम्मन का मतलब क्या हो गया कि इसमें अदालत के द्वारा कोई जारी एक आदेश होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। आपको पता है कि जब कभी भी हमारा किसी से झगड़ा होता है या कोई चीज़ हम अतिक्रमण कर लेते हैं तो सरकार के द्वारा एक सम्मन भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि उसके खिलाफ सम्मन आया हुआ है। तो सम्मन का मतलब होता है कि कोर्ट आपको वहाँ पे बुला रही है, आपको उसमें हाजिर होना पड़ेगा। और उसके बाद है अवैध व्यापार। अवैध व्यापार में है अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री। यानी कि अवैध व्यापार का मतलब है कि आप इलीगल तरीके से व्यापार कर रहे हो किसी भी चीज का, जैसे कि स्त्रियों का व्यापार हो गया, पुरुष या बच्चों की जो खरीद बिक्री होती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अवैध व्यापार कहलाता है, ठीक है। यानी कि अनैतिक काम, यदि अनएथिकल जो वर्क होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अवैध व्यापार कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है रिट।
और रिट की बात करें तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम अपना छठवां फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, ये रिट की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए इस रिट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और लिख भी लीजिएगा, क्योंकि जब ये वर्ड आएगा और इसमें कई सारी रिट हैं तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये रिट का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हमारा फंडा में जो संवैधानिक कुछ उपचारों का अधिकार है तो उसमें ये रिट को मतलब 4-5 रिट ऐसे हैं जिनकी बात की गई है। ठीक है, तो रिट का मतलब तो सबसे पहले जानना जरूरी है क्या होता है। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है। ठीक है, और उसके बाद आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की यदि हम बात करें तो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। यानी कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और अभी हम मानवाधिकार को कल ही बोले थे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है तो आपको पढ़ने के लिए बोले थे, और उसमें जब आप पढ़े होंगे तो ये आपको जरूर मिला होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या है, तो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का, यानी कि जो मानवाधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं तो उनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। यानी कि ये जो संगठन है वो क्या करता है कि इसमें जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक देश के लिए है, इंटरनेशनल लेवल का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिखा भी है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा एक अलग से सिलेबस में चैप्टर भी है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल का मतलब हमारे देश के जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है, और इंटरनेशनल का मतलब कि जो मतलब पूरे विश्व की बात करें तो सबकी देख, जैसे WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और UN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीज़ें हमको, और इसरो यदि बात करें तो हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन चीज़ों को भी हमको कंप्लीट करना है, आपका पूरा एक अलग से यूनिटी है उसकी। ठीक है, तो इनको भी साथ साथ करते चलेंगे तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है और उस सिलेबस को हम ऐसे सिर्फ नहीं पढ़ सकते हैं कि हम आज एक पढ़ रहे हैं कल पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें आ रही हैं बीच में उनको हम उसी दिन कंप्लीट कर लें तो बेहतर होता है। ठीक है, किसी और दिन के लिए छोड़ना कि चलो हम फिर इनको कंप्लीट करेंगे, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें हम साथ में ही कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा बहुत ही क्लियरली। अब हम नेक्स्ट डे से अब इसमें जो भी हमारे चैप्टर में बात की गई है उसको समझेंगे कि अधिकारों के बारे में क्या क्या है। और ये आपका जो बेसिक पार्ट था उसको अभी हम मतलब जो कुछ कीवर्ड्स थे उनको लिखे हैं, और आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, और जो पीछे लिखे हैं आई होप कि आप उसको भी रिवाइज करते चल रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा। मैंने आपको क्लास यानी कि चैप्टर जो 5th था उसमें भी मैंने बोला था कि आपको लिखना है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे, कुछ यदि बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में, कुछ संसद के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, और वो चीज़ें यदि आप लोग लिखे होंगे तो बहुत अच्छा। नहीं लिखे हैं तो एक बार वीडियो को फिर देखिएगा, और जितनी चीज़ें मैं बताई हूँ कि हाँ ये चीज़ें लिखनी है तो आपको वो बखूबी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो और उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते, कितने पूछे जाते, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यकीन नहीं मानोगे आप लोग, डायरेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट उठा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है। और यदि ये कोई मिथ हो आपके पास कि एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो ये बहुत गलत है। ठीक है, तो हर एक चीज़ की एनसीईआरटी पढ़ना एक बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
और हाँ, हिस्ट्री और जियोग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती है। लेकिन पॉलिटी के इस बार 2020 में एनसीईआरटी के कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछे गए थे पॉलिटी से ही, ठीक है। और आप 6 और 7th की क्लास की एनसीईआरटी पढ़े हैं, और मुझे नहीं लगता, मतलब हम 9th तक पढ़ चुके हैं, और आप यदि 2020 का ही जो पेपर हमारा आया था, 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसको उठा के सॉल्व करेंगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईमानदारी से। और बिल्कुल ये कोशिश भी करना है आपको। और आपको का आज का होमवर्क यही है कि जो 2020 का पेपर है, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में आपको इजीली मिल जाएगा वो, ठीक है। तो यदि हार्ड कॉपी तो नहीं होगी, और यदि है तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो आप लोग उसको पीडीएफ में ही देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और उसमें देखिएगा पॉलिटी का जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपसे कितने आ रहे हैं, और यदि नहीं आ रहे हैं तो मान के चलिएगा कि अभी आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं बहुत कमियां हैं, ठीक है। तो इसलिए और करके मुझे बताना है कि हाँ हमने किया है और कितने सही है। जो भी 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं पॉलिटी के, तो उनको आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और यदि आप लोग अभी 6 से 9th क्लास तक की ही एनसीईआरटी में आप बेहतर तरीके से डेली रेगुलर देखते रहे होंगे, तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ऐसे नहीं सोते सोते देखते रहे होंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एक कंसंट्रेट माइंड से आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, तो और नोट्स भी अपना जो है वो रेगुलर रिवाइज किए होंगे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं हो रहा है तो फिर आपको सोचने वाली, मतलब आपके लिए वो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताना ज़रूर है, ठीक है, कि हाँ हमने किया है कि नहीं किया है।